ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस इकाई में मैं गद्य साहित्य के अंतर्गत कथा में गदल नाम की कहानी पर बातचीत करने जा रही हूँ। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकेंगे। गदल कहानी का मूल कथ्य क्या है, कहानी के प्रमुख पात्र गदल की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं और रांगेय राघव की कहानी कला का स्वरूप, जो कि गदल के रचनाकार हैं। गदल एक प्रेम कहानी है। रांगेय राघव हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने हाशिए के समाज के जीवन यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया है। हाशिए के समाज से उठाई हुई प्रेम की ये कहानी हमें प्रेम के हमारे परिचित स्वरूपों से थोड़े अलग एक लोक में ले जाती है। गदल कहानी की भावभूमि, ऐसा लगता है कि उनके एक प्रसिद्ध कब तक पुकारूं नामक उपन्यास का शायद या तो कोई छूटा हुआ अंश है या ऐसा लगता है कि उसमें से एक स्वायत्त बना लिया गया, कहानी का रूप दे दिया गया हिस्सा है। तो इस हाशिए के समाज में हम प्रायः कई बार गदल को पढ़ते समय एक असमंजस का अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा कैसा प्रेम सर्वनाशी। लेकिन इसकी वजह शायद ये है कि हम अपनी मध्यवर्गीय मानसिकता से प्रेम को एक या तो कोमल या आत्मघाती, आत्मत्यागी, करुण, इस प्रकार के भाव की तरह देखने के अभ्यस्त हैं। जबकि रांगेय राघव की ये कहानी अपनी नायिका गदल के रूप में एक ऐसा वर्जनाहीन स्त्री चरित्र देती है जिसकी थोड़ी बहुत समता हमको कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी में तो मिलती है, पर शायद ही कहीं और दिखाई देती हो। इसका कारण हम अपनी दृष्टि से देखें तो क्या हम ये पाएंगे कि लेखक की ये अपरिपक्वता है या ये कि एक ऐसा पात्र हमारे सामने है जिसकी जीवनी शक्ति से हम अपरिचित हैं। कहानी के कथ्य के मूल में प्रेम का जो स्वरूप है, उसकी तरफ नजर डालने से पहले हम ये समझें कि मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के चरित्र में जो सबसे प्रबल ऊर्जा तत्व है और जिसे प्रायः हम अपनी सामाजिक वर्जनाओं और निषेधों के चलते अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, वह हमारा भावात्मक उद्वेलन है। वो प्रेम का भाव हो सकता है, प्रतिशोध का भाव हो सकता है, घृणा का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है। यानी इसी भावावेग के जरिए हमारे व्यक्तित्व को उसकी शक्ति प्राप्त होती है और वो ऐसी उद्दाम अदम्य शक्ति है कि यदि उसे अनुशासित न किया जाए तो शायद वो सब कुछ नष्ट करने को तत्पर हो सकती है। तो एक तरह से हमारी संस्कृति का सारा संघर्ष शायद इस आंतरिक प्रकृति को, बाहरी प्रकृति को भी अनुशासित करने का और मनुष्य की इस आंतरिक प्रकृति को भी अनुशासित करने का ही है। तो गदल की नायिका का ये प्रेम अन्य हमारी परिचित प्रेम कहानियों से, जैसे कि उसने कहा था या कि आकाशदीप की प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग सा है। ये गदल एक चरित्र प्रधान कहानी है। संक्षेप में उसकी कथा रेखा ये है कि 45 वर्षीय गदल है, उसके पति गुन्ना की मृत्यु होती है और उसके मन में एक छुपा हुआ प्यार अपने देवर के प्रति है, परंतु देवर अपने समाज, अपने परिवार और वहाँ किसी एक संभावित अपवाद के भय से हिम्मत नहीं करता कि उसे घर बिठा ले। और मानो उसकी अवमानना से क्रुद्ध होकर गदल
अपने से उम्र में छोटे, लगभग 10-12 वर्ष छोटे विधुर लोहार मौनी के घर बैठ जाती है। उसके 2 जवान बेटे हैं। उसकी अपनी उम्र अपने इस दूसरे पति से लगभग 12-15 वर्ष बड़ी है और उसके इस निर्णय से उसके अपने बेटे बहुएं सबके सब स्तब्ध रह जाते हैं। उन सबको ये बात माँ के प्रति एक तरह के क्रोध से और एक अपमान के, अवमानना के भाव से भर देती है। बेटों को ये नहीं समझ में आता कि मौनी से जब माँ का कोई प्रेम भी नहीं था, फिर उसने ये विवाह करने का फैसला क्यों किया। इसलिए 30 बरस का उसका बेटा क्रोध और अपमान में धधकता हुआ जब तब उसे कभी कुलच्छनी कभी कुलबोरनी कह करके मन की भड़ास निकालता है। और गदल का देवर डोडी वो चुपचाप कहीं पृष्ठभूमि में खड़ा ये सब देखता है, सुनता है और महसूस करता है कि गदल की ये जो करनी है वास्तव में केवल उसका अर्थ इतना नहीं कि उसके मन में नया घर बसाने की चाह है, बल्कि वो अपने अपमान का बदला ले रही है डोडी से। अपमान यह कि डोडी ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक अंतरंग मुलाकात में गदल और डोडी बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे से अपने आकर्षण की। गदल उसको धिक्कारती है कि उसने मर्द की तरह व्यवहार नहीं किया, एक कदम नहीं उठाया जो एक पुरुष को उठाना चाहिए था। और डोडी है जो कहता है बिरादरी का डर और दिवंगत बड़ा भाई मेरे लिए पिता सम्मान, उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो कहता है कि गदल से मैं विवाह नहीं कर सकता, ये मेरी अक्षमता है, मानता है। उसकी इस स्वीकृति के एक दिन बाद ही डोडी की असामयिक मृत्यु का समाचार मिलता है। अब डोडी मर गया, जीवित डोडी से उसका झगड़ा था, मृत से क्या झगड़ा। इसलिए वो मौनी के परिवार से विवाह, अपने इस नए विवाह के सारे संबंध तोड़कर पुनः अपने परिवार में आ पहुंचती है। आकर वो तय करती है कि बिरादरी भोज दिया जाएगा। डोडी को वो श्रद्धांजलि देना चाहती है और अपनी इस धुन में उसने ये परवाह भी नहीं किया है कि इस समय कानून है जिसके हिसाब से भोज में अधिक से अधिक 25 लोग बुलाए जा सकते हैं। इनसे ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे तो पुलिस कचहरी का चक्कर शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मानो चुनौती देकर कहती है मैं जेल से नहीं डरती, मैं मरने से नहीं डरती, मुझे अपनी ये इच्छा पूरी करनी है। और अपने उस भीतर के क्या कहें अदम्य आवेग को अद्भुत दृढ़ता और निर्भीकता के साथ संपन्न करने के लिए वो अपनी प्राणों की आहुति देकर भी बिरादरी भोज का आयोजन करती है और उसे पूरा करती है। एक तरह से जीते जी डोडी को उसने जो नहीं दिया या डोडी के कारण जो वो उसे नहीं दे पाई, वह प्रेम, समर्पण और उत्सर्ग वो डोडी की मृत्यु के बाद करने में समर्थ होती है। अभी जो शुरू में मैंने बात बताई थी भावात्मक आवेग की, उद्वेग की, उद्वेलन की और उसकी ऊर्जा की, मनुष्य के व्यक्तित्व में उसकी शक्ति की, गदल के व्यक्तित्व की वह विशेषता है। एक तरह से वो प्रकृति का वो अदम्य, कहना चाहिए शक्ति भाव है जिसके ऊपर कोई शासन नहीं है, जिसको कोई मर्यादा बांध नहीं सकती। अपने प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करने के लिए उसने सभी कगारों को तोड़ डालने का फैसला किया है। और जिस अपने रोष के सहारे वो इस अपने अदम्य आवेग को अंजाम देती है, उसका रूप ये कि वो मौनी के घर नहीं बैठती। असल में तो मौनी उसका पति जरूर है दूसरा, लेकिन पूरी कहानी में उसने मर्द का दर्जा उसे दिया ही नहीं है। कभी वो उसे धमकाते हुए अपने इशारों पर नचाती है, कहती है उसे अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं। तो कभी अपनी उम्र का रोब दिखाकर उसकी धौंस को मानो बचपना सा बताती हुई उड़ा देती है कि अरे तब तो तू पैदा भी नहीं हुआ था बालम, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। तो कभी दृढ़ शब्दों में उसे उसकी सीमाओं का बोध कराती है, अपने मन से आई थी,
रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तूने मेरा मोल दिया है। जाहिर है गदल ने मौनी को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि उसे विवाह करना था, इसलिए नहीं कि उसे दूसरा घर बसाना था, इसलिए कि उसे डोडी को चोट पहुंचानी थी, मर्मांतक चोट, और इसके लिए मौनी उसका औजार बन गया। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे, उद्धरण चिन्ह, मैंने ऐसे बदला लिया उससे। गदल के बदले का अंक गणित साफ है, उसमें कोई कूटनीति नहीं, आमने सामने की दो दो हाथ की लड़ाई, पारदर्शी, हार जीत की परवाह नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंदी को ललकारने की प्रक्रिया में ही उसके भीतर का आवेश क्रमशः घुलता चलता है। आश्चर्य होता है कि अपनी उद्धत विद्रोही प्रकृति का बार बार ढोल पीटने वाली गदल डोडी के प्रति अपने प्रेम को लेकर इतनी खामोश क्यों दिखाई गई है। लोक लाज को तिलांजलि देते हुए उसने अकुंठ भाव से मौनी का वरण किया है, लेकिन वही अकुंठ भाव डोडी के साथ घर बसाने की जिद दिखा करके वो नहीं जताती। मौनी के घर बैठने के बाद जब वो प्रेम को इन खरे शब्दों में अभिव्यक्ति देती है, तब भी स्थिति यह है कि अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, अब डोडी जा चुका है। क्या इसका सच ये है कि गदल जितनी तेज तर्रार और विद्रोहिणी दिखती है, असल में वो उतनी है नहीं, या इसका सच ये है कि असल में ये भावना का कोई पेंच है जो गदल को ऐसा करने नहीं देता। जिद करके वो डोडी को शायद अपने साथ घर बैठने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन मजबूरी में पाया हुआ प्रेम उसे शायद चाहिए नहीं। डोडी ने स्वयं हिम्मत नहीं की, ये उसके लिए अपमान की बात है। तो बिरादरी की मर्यादा ने उसकी सोच और गतिविधियों को बांधा है, सच ये है, या कि असल में ये उसका मान है, अभिमान है जो डोडी से आहत हुआ है। पति के साथ एक निष्ठ भाव से उसने 30 बरस तक गृहस्थी चलाई, लेकिन रह रहकर इशारों ही इशारों में डोडी को वो लगातार याद दिलाती रहती है, कभी उसे भूलने नहीं देती कि जब मैं 14 बरस की थी तब तेरा मौसा मुझे गांव में देख गया था, तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। वो जानती है भरी जवानी में पति और बच्चों को पत्नी और बच्चों को गवा देने के बाद भी डोडी ने दूसरा ब्याह नहीं किया, तो क्यों। वो निहाल को अपना बेटा मानकर, गदल के बेटे को अपना बेटा मानकर, वास्तव में उसने गदल को ही सीने से लगाया है। गुन्ना गदल के पति की मृत्यु के बाद वो हर पल डोडी की तरफ से इस प्रस्ताव की बात जोह रही है, लेकिन हुआ ये है कि गुन्ना की मृत्यु हुई, उससे परिवार की मालकिन का हक छीन लिया गया। अब निहाल की बहू मालकिन बन करके बैठी है और डोडी है कि वो गदल के सामने कोई प्रस्ताव रख ही नहीं रहा है। तेरी आसरतू नहीं हूं जैसे चीखते प्रतिवादों के साथ परोक्ष रूप से वो डोडी को जल्दी फैसला लेने को उकसाती है। गदल के लिए अपने प्रेम से भी बड़ा आत्मसम्मान है। प्रेमी के सामने प्रेम याचना करके वो अपने को छोटी क्यों करे। कठोर शब्दों में अपने प्रतिवाद को रख किसी अनहोनी की चेतावनी वो अवश्य डोडी को देती चलती है। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। ये लड़के, ये बहुएं, इनकी गुलामी मैं नहीं करूंगी। गदल की हताशा डोडी की वजह से है, डोडी से लगातार बढ़ती हुई अपनी अपेक्षाओं की वजह से है। गदल का जीवन दर्शन उसे बताता है कि आत्म के अनुशासन में बंधा समर्पित प्रेम जीवन भर एक सी अकर्मण्य स्थिति में बना नहीं रहता, बंधा रहेगा तो बना नहीं रहेगा। जीवन स्थितियों में बदलाव आते ही कामना की को व्यावहारिकता
निष्क्रियता को कर्मठता और अमूर्त प्रेम को ठोस पारिवारिक रिश्तों का रूप देना जरूरी है। मुन्ना की मृत्यु से वो अवसर उपस्थित हो गया है, लेकिन पुरुष होने के नाते शुरुआत तो डोडी को ही करनी होगी। इस आग्रह में इस मान्यता की भी पुष्टि है कि मर्यादा का उल्लंघन करके बनाया गया संबंध अंततः पेट और वासना की लपटों से घिरकर जल जाता है। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, उद्धरण चिन्हों में वो कहती है। स्पष्ट शब्दों में अपनी कबीलाई नैतिकता को स्वीकार करने वाली गदल की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी पराजय यही है कि तूने यानी डोडी ने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। अपनी इस पीड़ा का सार्वजनिक ढिंढोरा पीटने में भी उसे कोई संकोच नहीं। बताओ पटेल, जब वो ही मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो मैं क्या करती। गदल के भीतर जैसा कहा उसका अदम्य भावावेग वो सामान्य गति से नहीं बहता, वो अंधड़ बनकर उठता है। इतनी तेज गति के साथ, इतनी अधिक तेज गति के साथ कि उसे भी अपने साथ उड़ा दे चलता है। गदल अंधड़ों की सवारी करके किसी भी अपरिचित टीले पर पहुंच जाने की निडरता रखती है। उन अंधड़ों पर सवारी गांठ कर वो अपने मनचीते क्षेत्रों को सींचने का धीरज और संयम नहीं पालती। वो अपनी प्रवृत्तियों से संचालित भावुक स्त्री है जिसे आगा पीछा सोचकर निर्णय लेना नहीं आता। वो कबीले की औरत है, प्रकृति के निकट। अपनी तुनक मिजाज प्रवृत्ति के कारण वो जिंदगी भर की कमाई पलों में गंवा सकती है और क्षति पर हाहाकार या पश्चाताप करने का जड़ विगलित भाव नहीं, बल्कि नई रणनीति बनाकर नए सफर पर निकल पड़ने का उत्साह अपने भीतर पाती है। गदल की सबसे बड़ी विशेषता उसका यही प्रचंड उग्र स्वभाव है जो उसके जीवन की कहानी रचता है। शेष पात्र उसके सम्मुख निस्तेज। इस यूं भी कह सकते हैं कि लेखक ने गदल के अतिशय डिमांडिंग और डोमिनेटिंग व्यक्तित्व के कारण किसी को उसके सामने उभरने का अवसर ही नहीं दिया, या ये भी कहा जा सकता है कि असल में तो ये गदल की ही कहानी है, तो कोई दूसरा क्यों। अन्य पात्र अगर कहीं आते भी हैं तो क्षीण सी अस्तित्व रेखा के रूप में। उनका होना विलोम चरित्र चित्रण के जरिए गदल के चरित्र को मजबूत आधार देने के लिए ही है। उल्लेखनीय है कि कथा के नायक न सही लेकिन महत्वपूर्ण पात्र कहे जा सकने वाले डोडी को लेकर भी लेखक ने एक तरह से लापरवाही ही बरती है। वो पराक्रमी, सुदर्श, समझदार न होने के बावजूद बेहद संकोची, मितभाषी और आत्म केंद्रित है। गदल के कारण परिवारहीन होने पर भी वो अकेला और निर्वंश है, इस बात का बोध उसे कभी नहीं हुआ। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गदल का वैधव्य, अबाध अनुराग और अकस्मात घर से नाता तोड़कर मौनी के पास चले जाना बहुत बड़े आघात की तरह उस तक पहुंचा होगा। सद्य परिणीता गदल को जबरन बुलाकर शायद वो अपना कलेजा उड़ेल देना चाहता रहा हो, लेकिन लेखक ने उसे शब्द नहीं दिए। गदल के कोंचने पर बस आत्मस्वीकृति स्वरूप वो इतना भर कहता है कि डरता था जग हंसेंगे, जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा को अम्मा से पहले से ही कोई लगाव रहा होगा, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती। वो जानता है गदल उसी से रूठ कर मौनी के घर जा बैठी है। ये भी जानता है कि यदि अधिकार पूर्वक उसे लौट आने की बात कहे तो गदल लौट तो आएगी, लेकिन दब्बूपन उसका व्यक्तित्व बन गया है। इसलिए अकारण नहीं कि 30 बरस बाद वो अचानक ढोला मारूरा दूहा सुनने निकल जाता है और उत्तेजना, पश्चाताप, अवसाद के मिले जुले दबाव के कारण रात में ही दम तोड़ देता है।
चूंकि रांगे राघव के पास सारा शब्द भंडार गदल के लिए है, इसलिए गौड़ पात्रों विशेषकर डोडी को उन्होंने चुप्पियों के जरिए रचा है। डोडी लेखकीय उपेक्षा का शिकार न होता तो प्रेम की गहनता और सामाजिक विवशता की, रस्साकशी के बीच पुरुष के अंतर्द्वंद्व की कितनी ही अनसुनी दास्तान सुना सकता था। लेकिन उस युग की कथा रूढ़ियों के दबाव से आक्रांत लेखक भी प्रेम को स्त्री संदर्भ में ही विश्लेषित करने का आग्रह पाले हुए है, मानो प्रेम स्त्रीत्व को जांचने की कसौटी है। ऐसा समझा जा सकता है शायद पुरुषत्व की निर्मिति से इसका कोई लेना देना नहीं, ये भी समझा जा सकता है शायद, लेकिन फिर स्त्रीत्व के प्रेम को इतने उद्दाम स्वरूप में भी तो उन्होंने रचा है और एक तरह से उस कसौटी को तोड़ा भी है। शायद इस कथा का, इस प्रकार की व्यक्तित्व रचना का, डोडी की इस व्यक्तित्व रचना का उद्देश्य अंततः गदल के प्रेम की उद्दामता को और भी अधिक प्रबलता के साथ रेखांकित करना ही रहा हो। इस उछलते उफनते प्रेम में प्रेम की उस प्रकार की भावनात्मक गहराई नहीं जैसा कि हमें प्रायः प्रसाद की कहानियों में या स्वयं रांगे राघव के समकालीन निर्मल वर्मा की कहानियों में दिखाई देती है। कहीं नहीं है, यहाँ सब कुछ जो है वो सतह पर है, उमड़ता हुआ। पात्रों के सूक्ष्म मनोभावों की अपेक्षा उनका बाह्य संघर्ष उन्हें ज्यादा खींचता है। इसलिए घटना बहुलता के जरिए वे कहानी का वितान फैलाते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे पात्रों के मनोविज्ञान से उनकी नब्ज छूटती चली जाती है, वैसे वैसे उन्हीं की भांति वे भी उन्माद को कर्मठता मानने लगते हैं और अंततः आत्मघात के लिए अपना ही सम्मोहन पाश बुनने लगते हैं। मरते वक्त उसके मुंह पर तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी, डोडी की मृत्यु की सूचना देने वाले गिरिराज के ये शब्द मानो गदल के लिए जीवन भर की थाती बन गए हैं। अपने प्रेम पर सामाजिक स्वीकृति की मुहर लगाना उसके जीवन का कुल ध्येय बन जाता है। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती, से लेकर वो मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी तक की दृढ़ निश्चयात्मकता। प्रबंध यानी बिरादरी भोज का आयोजन, यानी राजाज्ञा का उल्लंघन। ये वो जगह है जहां आकर कहानी अपनी धुरी से छिटक जाती है। केंद्र में गदल के बने होने के बावजूद ऐसा नहीं कि कहानीकार अनायास बिरादरी भोज प्रकरण कहानी पर आरोपित कर देते हैं। स्वभाव के विपरीत इस मुद्दे पर गदल की मिमियाहट कहानी में पहले भी दर्ज हुई है। गुन्ना के मृत्यु भोज का स्मरण करते हुए वो अपमान से थरथरा उठी है। तू भैया, 2 बेटे, 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों आकर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ कर ले जाएगी, डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसों के। गदल की पहली फांस प्रेम हताशा, जिस असंबद्ध ढंग से उसकी दूसरी फांस बिरादरी भोज से जुड़ी है, वहां वो खिसियानी बिल्ली सी खंबा नोचते हुए ज्यादा नजर आती है। प्रेमोन्मादिनी गदल अपनी दिशा बदलकर जैसे ही भोज और बिरादरी की मर्यादा के सवालों से टकराती है, वैसे ही वो घोर परंपरावादी सोच और सामंत विचार में विघटित हो जाती है। वास्तविकता यह है कि अपने हक की लड़ाई के लिए मौनी की भौजाई दुल्लो से 2-2 हाथ करते वो कहती थी, देवर के नाते तेरी देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। या ब्लैकमेल करते अपने ही बेटे की अकल दुरुस्त करने वाली गदल, जो कहती थी, भर गया दंड तेरा, अब मर्द का सब माल, दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। उसी गदल के कहने पर नारायण का मुंह स्याह पड़ गया था, वो गहने उठाकर चला गया था। अब यहाँ वैचारिक दृष्टि से देखो तो मर्यादा के शास्त्र से बंधी है। परंपरा उसे दृष्टि और दिशा दोनों देती है।
किसी भी विसंगति पर सोचना, समझना और फिर उसे चुनौती देना गदल का कार्य क्षेत्र नहीं, वो स्टीरियोटाइप के रूप में अपनी सार्थकता मानती है। एक तरीका ये है शायद गदल के इस कृत्य को देखने का, लेकिन दूसरा तरीका ये कि कानून को चुनौती देती है, कानून का उल्लंघन करती है, अपनी मर्यादा को कानून के सामने तराजू पर रखकर वो कानून से ज्यादा बड़ी अपनी मर्यादा को मानकर चुनौती देने में जूझ जाती है। तू मर्द है, अरे कोई बैयर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता है। जब वो ये कहती है तो क्या हम ये समझें कि वो स्त्री और पुरुष दोनों की निजता और स्वायत्तता की हत्या करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था की खुर्राट चौकीदार है, या ये समझें कि प्रेम की उद्दामता में किसी एक जगह आकर अधिकार भावना मानो इस बात का प्रमाण बन जाती है कि प्रेम कितना गहरा है। यहां से गदल की जो छवि विकसित होती है वो उसकी पूर्ववर्ती मुक्त जुझारू आत्माभिमानी स्त्री की सकारात्मक छवि को अपदस्थ करते हुए उसकी सीमाओं को निरंतर सकरा करती है। ये माने या ये माने कि जैसे उसने मारने के लिए उकसाया था डोडी को, वैसे ही शायद गदल में अपनी नियति के पार देखने का विवेक नहीं। क्षण भर में बंधे तात्कालिक सरोकार उसके लिए जीवन मरण के, प्रतिष्ठा साख के सवाल बन जाते। ये माने या ये माने कि जिस समाज से वो आती है वो हमारे मध्य वर्गीय सोच के सांचे में अटता नहीं। वो कहती है कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ दें। सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। प्रतीत होता है मानो बीहड़ वन में सिंघनी की तरह दहाड़ती गदल ताकत के अहंकार में अनजाने ही पिंजरे में घुस गई है। ये माने या ये माने कि नहीं, वो सिंघनी है और पिंजरा तोड़कर निकल आई है। बिरादरी भोज देकर वो डोंडी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करना चाहती है। अपने प्राणों की आहुति देकर वो बिरादरी भोज संपन्न भी करती है, और यही डोडी के प्रति उसका प्रेम समर्पण और प्रेमोत्सर्ग है। कहानी का शिल्प सीधा, सरल और पारदर्शी है, चरित्रों से लेकर अन्य चित्रण तक भी। गदल किसी भी किस्म का दुराव छिपाव नहीं, किसी भी तरह का छल कपट नहीं, चरित्र में व्यक्तित्व में ऐसी कोई तहें नहीं, ऐसी कोई जटिलताएं नहीं जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए लेखक को किन्हीं कथा युक्तियों का सहारा लेना पड़ता। आरंभ में जैसी वो मुखर जुनूनी निडर है, अंतिम भाग में भी वैसी ही, न कोई परिवर्तन न कोई उतार चढ़ाव। इसलिए चरित्र चित्रण की कलाएं यहाँ केवल उसको, उसकी उद्दामता को, उसकी अदम्यता को अभिव्यक्त करने वाली भाषा में ही दिखाई देती है। ये एक तरह का आदि से अंत तक एक बना रहने वाला चरित्र है। ये वो स्थिति है जिसमें गदल जैसे पात्र के साथ तादाद में करते हुए ऐसा महसूस हो सकता है पाठक को कि जैसे वो खुद भी किसी जकड़बंदी से मुक्त हो रहा है। उद्दाम आवेग की एक दुनिया उसके अपने भीतर भी धड़कने लगती है। इस दुनिया से अभी तक वो अपरिचित था। एक कुशल कथा शिल्पी की तरह रांगे राघव स्वयं भाषा की इस अर्हता को जानते हैं और पाठक की अपेक्षा को भी। इसलिए वे घटनाओं को त्वरित वेग और चुटीले संवादों के सहारे पाठक की जिज्ञासा को उत्कर्ष की ओर लिए चलते हैं। कहानी का नाटकीय विधान सिर्फ दृश्यात्मकता का परिपाक ही नहीं करता, पाठक को इन क्रिया व्यापारों का साझीदार होने का सुख भी देता है। स्पष्ट है कि विचारशील गंभीर पाठक सम्मोहित भाव से इस कहानी को पढ़ते हुए मानो एक दर्शक में तब्दील हो जाता है। कहानी की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए लेखक ने बेहद श्रम से छोटी छोटी घटनाओं को प्रामाणिक तार्किकता के साथ बुना है। जैसे बिरादरी भोज के आयोजन के लिए दारोगा को रिश्वत देना, प्रतिशोध की आग से जलते फौजी का
बड़े दारोगा के पास शिकायत करना, दारोगा का घटनास्थल पर आना और कानून उल्लंघन के अपराध में कानूनी कार्रवाई की तैयारियां करना, ये ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जिनसे एक चरम सीमा निर्मित होती है। दावत को प्रतिष्ठा का सवाल बना लेती है गदल, बेटों को गोलियां चलाने का हुक्म देती है और स्वयं पुलिस की गोली खाने के बाद बड़े संतोष मिश्रित आह्लाद के साथ फुसफुसाते हुए प्राण त्यागते हुए कहती है, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। तो अति नाटकीयता और अति भावुकता, शायद ये आरोप लगाए जा सकते हैं कहानी पर। इनसे कहानी का मूल प्रभाव भी थोड़ा धुंधला हो जाता है। हो सकता है लेखक ने अंतिम प्रकरण प्रेम में घायल सिंघनी गदल की नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, बहादुरी, निर्भीकता इत्यादि को रेखांकित करने के लिए रचा हो, लेकिन शायद हम कह सकते हैं कि वो एक सामान्य बेवकूफ स्त्री से अधिक का रूप लेकर हमारी स्मृति में नहीं अटकती, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसी कद्दावर औरत है जिसे हमने अपने परिचित संसार में नहीं देखा। निष्कर्ष की तरह कहा जा सकता है कि शायद गदल रांगेय राघव की लेखकीय अंतर्दृष्टि की अपरिपक्वता का परिणाम है। लेकिन क्यों हम इसे अपरिपक्व कहें, जैसा कि कुछ आलोचकों ने कहा है? शिल्पगत कलात्मकता है जिसकी वजह से केंद्रीय पात्र हमें एक मजबूत चरित्र के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शायद ये भी माना जा सकता है कि अगर हम थोड़ी सूक्ष्मता से कहानी को देखें तो अंततः पता चलेगा कि कोई सुस्पष्ट उद्देश्य नहीं है। ऐसा लगता है कि एक नई जमीन तोड़ने का उत्साह है और उसमें लेखक ने समस्या का एक ओवरव्यू दे करके संतोष कर लिया है। स्थिति की तह तक पहुंचने की उसने कोशिश नहीं की। अनुसूचित जनजातियों को लेकर इसके पूर्व प्रायः लेखकों ने नहीं लिखा है। आपराधिक जनजातियों के रूप में गुर्जर, लोहार आदि जनजातियां संभ्रांत समाज के बाहर परिधि पर ही रहती आई हैं। तो विशेषकर मध्यवर्गीय नागर समाज का शिक्षित वर्ग अपने दुराग्रहों के कारण इन्हें किसी अन्य ग्रह का प्राणी मानता आया है। फलतः ऐसे अनछुए विषय के प्रति उसकी दिलचस्पी सहज है। रांगेय राघव इसे जानते हैं और अपने लेखकीय व्यक्तित्व को अलग रूप देने के लिए इस अपरिचित जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलकियां देने लगते हैं। वे यथार्थ का उत्खनन करने का दिखावा करते हैं, किंतु विडंबना है कि एक दूसरे से उलझी संश्लिष्ट यथार्थ की महीन परतों को अलग अलग पहचान नहीं पाते। पात्रों के हृदय या मस्तिष्क की अंतरंग तस्वीर देने की बजाय उनकी आउटलाइन देना और प्रेम के बलिदान को अतिनाटकीय संघर्ष में विघटित कर देना गहराई के अभाव में उपजी दृष्टिहीनता का परिणाम है। क्यों माने कि ये गहराई के अभाव से उपजी दृष्टिहीनता है? प्रेम अगर उनका कथ्य है और स्त्री का एक ऐसा केवल उद्दाम ही नहीं बल्कि शायद अपने कबीलाई समाज की एक प्रतिनिधि स्त्री के रूप में उसका ये व्यवहार अगर वो सामने लाते हैं, तो हमारे पास असल में ऐसी दूसरी कोई कसौटी है नहीं जिस पर हम कसकर कह सकें कि वो सच है या कि नहीं।